हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज हम लोग आज के दिन यानी कि 19 फरवरी को अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिलेवेंट है और ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस में हम लोगों को आज के दिन देखने को मिली। ये न्यूज़ HPAS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से रिलेटेड है, जहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो स्पेसिफिक टाइम पे काफ़ी बेटर और ऑल्टरनेट मेजर कंसीडर किया जा रहा है जो एग्रीकल्चर के मोनोक्रॉपिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो ये बेसिकली न्यूज़ तो जैसे स्पेसिफिक टाइम पे आप लोगों को पता ही है कि फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो आप लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जब फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में एक मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी डिस्कशन हुई। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जहाँ पे सरकार जो वो MSP इंश्योर करने की बात कर रही है, जहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं होगी कि कितना उन्होंने प्रोक्योर करना है। और उसके साथ साथ क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग देख रहे हैं स्पेसिफिकली जो नदर्न एरियाज़ है वहाँ पे पैडी में काफ़ी अच्छा जो पैसा है वो किसानों को मिलता है, जिसके कारण पैडी की प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है या पैडी की कल्टीवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो सरकार चाहती है कि इसको शिफ्ट किया जाए पल्सेस के ऊपर, कॉटन, मेज़, क्लियर। तो वहाँ पे किसान जो है, फार्मर्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट जब उनको इंश्योर किया जाए, तो उसी के ऊपर जब डिस्कशन हम लोगों को देखने को मिली। तो ये दो अलग अलग जगहों के ऊपर 2 पेजेस में बेसिकली जो है वो ये न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी और बहुत रेलेवेंट, काफ़ी जो है वो अच्छा एक ऑल्टरनेट मेथड है जो एग्रीरियन क्राइसिस, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। दूसरी न्यूज़ हमारी अगेन इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हम ये देखने को मिलेगी, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूज़ ऐसी है जो पिछले 4-5 दिन से जब हम लोगों को डेली बेसिस के ऊपर जो वो न्यूज़ के अंदर देखने को मिल रही है। और ये बेसिकली GSLV से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा कि इनसैट 3DS सैटेलाइट जो है उसको श्रीहरिकोटा से रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ पे एक जिक्र किया गया, जैसे GSLV F-14 रॉकेट है, तो GSLV को इन जनरल जो वो नॉटी बॉय के नाम से भी जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो फेलियर है वो एज़ कम्पेयर टू जैसे PSLV के साथ हम इसको कंपेयर करें तो उसके मुकाबले जो वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो LVM-3 है, जहाँ पे क्रायोजेनिक इंडिजीनियस इंजन जो है वो हमारे देश ने डेवलप किया है, उसका भी जिक्र किया गया। तो स्पेस से रिलेटेड GSLV में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, PSLV का क्या स्टेटस है और LVM-3 क्लियर, इससे संबंधित न्यूज़ जो कि क्रायोजेनिक इंजन को यूज़ करता है उससे रिलेटेड न्यूज़ जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके साथ ट्रिब्यून के अंदर हमें एक आर्टिकल देखने को मिला जहाँ पे जापान सक्सेसफुली लॉन्चेस S3 रॉकेट आफ्टर 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो नासा या बाकी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा भी जो लॉन्च किए हुए रॉकेट्स हैं उनके ऊपर हम लोगों के, सैटेलाइट्स उनके ऊपर जो हम लोगों को स्पेसिफिकली मेंस एग्जामिनेशन में या प्रीलिम्स के अंदर भी कभी कभी जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर से ट्रिब्यून के ऊपर मूव करते हैं। ये न्यूज़ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, जहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, जिनमें सबसे पहले जो है वो गुलजार हैं। गुलजार होपफुली आप सब लोगों को उनको पता ही होगा, आप लोगों को उनका, वो एक बहुत बड़े उर्दू राइटर है। और उसके साथ साथ जो दूसरे हैं उनका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो इन 2 लोगों को जो वो ज्ञानपीठ अवार्ड 58th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है उससे उनको नवाजा गया है। तो बेसिकली इस न्यूज़ में इनके और कॉन्ट्रीब्यूशन का भी जिक्र किया गया है कि कौन कौन सी किताबें, किस तरह का लिटरेचर जो इनके द्वारा डेवलप किया गया है, क्लियर। तो थोड़ा सा आप उसको भी गहराई में पढ़ सकते हो। मेनली जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, क्लियर, वो कब से ये इसकी शुरुआत हुई है, किन किन भाषाओं में ये दिया जाता है, इसके बारे में जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे अगेन ट्रिब्यून के अंदर, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, एक हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका जो नाम है वो है वायु शक्ति। नॉर्मली हम लोग जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो किसी न किसी देश के साथ हमारी रहती हैं, लेकिन वायु शक्ति जो है वो बेसिकली हमारी जो है वो अपने ही देश की जो एयरफोर्स है उनकी एक एक्सरसाइज है जो पोखरण राजस्थान में कंडक्ट की गई। तो इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही आप लोगों को एक बेसिक से न्यूज़ होनी चाहिए, बड़ी ज़्यादा गहराई में इसको पढ़ने की आवश्यकता, इसको पढ़ने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो नेक्स्ट है ग्रीक प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे देश की यात्रा पे आ रहे हैं 21 और 22 फरवरी को। तो अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अभी तक आप इसको जो है वो रखिए। और जैसे ही आप लोग फ्यूचर में पहुंचेंगे, यानी कि जब फ्यूचर में जब हम लोग न्यूज़पेपर को रीड करेंगे तो वहाँ पे इंडिया और ग्रीस के जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर भी हम लोगों को अलग अलग जगहों के ऊपर जो वो आर्टिकल देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वो आ रहे हैं। अब आते ही मल्टीपल ओपिनियन, फ्यूचर में अगर कोई बड़ा सिग्निफिकेंट आउटकम जो है वो इस विजिट से हम लोगों को देखने को मिलता है तो वहाँ पे भी आप लोग जो है वो जानकारी प्राप्त करोगे। तो उनका नाम अभी तक जो है वो आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, बिल्कुल फैक्चुअल है, सीधा बस आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप है वो किसने जीती है, इंडिया ने जीती है। और किसको हराया है, वहाँ पे इनके द्वारा जो वो थाईलैंड को हराया गया है। अगेन एक लाइन में न्यूज़ जो है इसको यहाँ पे खत्म करिए। इसके साथ साथ
जैसा कि आप लोगों को पता है सैटरडे यानी कि 17 तारीख को हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा बजट रिलीज़ किया गया। तो आगे हम लोग ट्रिब्यून या दिव्य हिमाचल जो भी हिमाचल स्पेसिफिक न्यूज़ है उनकी अगर हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को 4 से 5 आर्टिकल जो है वो बेसिकली हमारे बजट के ऊपर ही देखने को मिले, जहाँ पे हेल्थ सेक्टर के ऊपर कितना पैसा सैंक्शन किया गया, एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा डाला गया, क्लियर। उसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर उसके लिए क्या क्या स्पेशल इनिशिएटिव सरकार ने लॉन्च किए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इसके लिए मेरी सजेशन आप लोगों को ये भी रहेगी कि जो बजट का डॉक्यूमेंट है और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक सर्वे है काफ़ी बल्कि रहता है, काफ़ी भारी रहता है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली चाहे मेंस की हम लोग बात करें या इवन प्रीलिम्स की भी हम बात करें तो वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। तो उसके ऊपर हमारी डिटेल्ड वीडियोस हर साल पिछले 3-4 साल से रह रही है। तो इस साल भी हम लोग जो है वो जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पे उसके ऊपर उसको शेयर करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में हमें हाईलाइट्स देखने को मिले, देखिए वैसे अगर हम लोग बजट की बात करेंगे 80-90 पेजेस का एक भाषा के अंदर जो वो बजट हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 80 to 90 पेजेस बजट का डॉक्यूमेंट है, क्लियर। सिमिलरली अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे वो भी हमें 20 चैप्टर जो हमें देखने को मिलेंगे, 200, 250, 300 के आसपास आई थिंक पेजेस उसमें भी होंगे। वो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से फेच करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये थोड़ा स्मार्ट एक अप्रोच हो सकती है एग्जाम के लिए, जहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, जब इसके बीच में डिमार्केट करना मुश्किल होता है तो न्यूज़पेपर वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली रूरल इकोनॉमी को कितना जो है वो थ्रस्ट दिया गया, क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो कितना पैसा एग्रीकल्चर के ऊपर लगाया गया, देखिए पूरा डाटा यहाँ पे है। एजुकेशन के ऊपर 9,560 करोड़ है, हेल्थ के ऊपर कितना है, रोड्स एंड ब्रिजेस, जल शक्ति, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, क्लियर। SC डेवलपमेंट प्रोग्राम, बैकवर्ड एरिया, बड़ी बार एग्जाम में जो वो पूछा गया कि जो ट्राइबल सब प्लान है या शेड्यूल कास्ट सब प्लान है उसके लिए कितना पैसा सैंक्शन किया गया, डायरेक्टली अमाउंट के ऊपर जब हम लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है तो यहाँ पे जब आप लोग इसको एक बार रीड कर सकते हो, क्लियर। उसके साथ साथ 1 अप्रैल 2024 से जो वेजेस हैं जो अभी 375 रुपया मिलती है दिहाड़ी, उसको बढ़ा के जो वो 400 रुपया जो है वो कर दिया गया है, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो एक यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रीन पे आपको दिख भी जाएगा कि कौन कौन से न्यू इनिशिएटिव सरकार ने लॉन्च किए हैं। न्यू इनिशिएटिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना है, भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। तो ये मल्टीपल स्कीम्स जो है वो नई स्कीम जो हमें पहली बार इस बजट के अंदर देखने को मिली। उसके साथ साथ जो बजट के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो पैसा खर्चा कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए 28% जो वो डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क पे है, 25% जो वो तनख्वाहों पे हो रहा है, सैलरीज पे हो रहा है, 17% जो वो पेंशन के ऊपर हो रहा है, 11% इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर हो रहा है, क्लियर। लोन रीपेमेंट के ऊपर 9% है एंड ग्रांट्स फॉर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के ऊपर 10% है। तो ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रेलिवेंट है, क्लियर। इसके साथ साथ 3 नई पॉलिसीज़ का भी जिक्र है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2024, स्टार्टअप पॉलिसी 2024, हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल्स पॉलिसी 2024, क्लियर। तो ये 3 नई पॉलिसीज जो है उनका जिक्र भी बजट के अंदर हुआ, तो उनके बारे में भी आप लोगों को गहराई से पता होना चाहिए। साथ में रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, कैपिटल रिसीट्स कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, उसका डाटा भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में एरिया ऑफ एम्फेसिस है, एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा सैंक्शन किया गया, जैसे मैंने जिक्र भी किया 9,560 करोड़ रुपया। तो उसका एक प्रॉपर पैराग्राफ है कि जैसे लाइब्रेरीज बन रही हैं, कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगाया जा रहा है, हेल्थ है, हॉर्टिकल्चर है, क्लियर। और उसके साथ साथ जो CII है उसने इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी को जो वो वेलकम किया है, क्लियर। तो वो क्यों उसको वेलकम किया, हालांकि उनकी कुछ एप्रीहेंशंस भी थे, वो कुछ और रिलैक्सेशन चाहती थी, उनको एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इस बजट के अंदर उनको रिलैक्सेशन मिले, लेकिन पहला पैराग्राफ वो बताएगा कि जो उनकी जो एस्पिरेशंस थी वो क्यों फुलफिल नहीं हुई। और दूसरी जगहों के ऊपर कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसने बजट को वेलकम भी किया, वो क्यों किया, जैसे मैंने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले की नई पॉलिसी जो वो सरकार ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, डन। इसके साथ साथ जो है वो एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, स्टूपा सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट बिलीफ एंड फेथ फेस निग्लेक्ट, जहाँ पे बड़े सारे हमारे यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर के या मोनेस्ट्री जो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जिनकी संरक्षणा जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो उसके ऊपर एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल लिखा है, जहाँ पे अलग अलग मोनेस्ट्रीज का भी जिक्र किया गया है और कितना पैसा चाहिए और क्यों इनको प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये हमारे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 मेंस परस्पेक्टिव से जो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, जहाँ पे हम लोगों को टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज के ऊपर जो वो सीधे सीधे क्वेश्चन, सीधे सीधे सवाल जो वो देखने को मिलते हैं, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली जो डेयरी सेक्टर है, जहाँ पे मिल्क के लिए पहली बार जो है वो MSP सरकार ने जो है वो डिक्लेयर की है, क्लियर। और उसके साथ साथ मिल्क की प्रोडक्शन को कैसे और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, डन। और उसके साथ साथ 1.5 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी वाला एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो हम लोगों को एक ढगवार जगह है धर्मशाला के पास, वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पूरे का पूरा जो स्पेसिफिकली डेयरी फार्मर्स के लिए, मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए जो स्पेसिफिक इनिशिएटिव सरकार ने इस बजट में लिए हैं, उसकी हाईलाइट जो आप लोग इस न्यूज़ के अंदर देख सकते हो।
इसके साथ साथ ई ऑफिस ऑपरेशंस है, जैसे हम लोगों ने इस न्यूज़ को 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था, फिर से हमें अखबार के अंदर देखने को मिली है। बेसिक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है, रिपीटेड न्यूज़ है, जहां पे हमने देखा था कि बिलासपुर जो है वो सबसे पहले नंबर पे आ रही है। तो रैंकिंग जो है आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ दिव्य हिमाचल में एक न्यूज़ है, हमीरपुर में 100 करोड़ से बनेगा राज्य कैंसर संस्थान। तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे, किस जगह के ऊपर जो वो हमें कैंसर संस्थान जो है वो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बागवानी के लिए 531 करोड़, वो इंग्लिश में भी है और दिव्य हिमाचल के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ में मछुआरों के लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्लियर। इसके अलावा जो वो एआई इन दी ईयर ऑफ इलेक्शन, जैसे आप लोगों को पता है 2024 के अंदर मल्टीपल देशों में इंक्लूडिंग इंडिया हम लोगों को जो वो इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो वो इस साल इलेक्शंस में उतरेगी। लेकिन जो एआई का मिसयूज़ है, जैसे आप लोग देख रहे हो आजकल डी फेक जो वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जहाँ पे बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पे जो पॉलिटिशियन है उसका एक वीडियो सर्कुलेट हो गया जो उसने वैसे तो नहीं बनाया था, लेकिन उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो उसका जो पॉलिटिकल करियर है उसके ऊपर ज़रूर पड़ा होगा। हालांकि बाद में पता चला कि वो वीडियो जो वो फेक है, फेसबुक ने उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया। तो किस तरह से एआई जो है वो इलेक्शंस के अंदर, तो देखिए एआई आजकल के समय में अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमी के ऊपर अलग है, पॉलिटी के ऊपर अलग है, समाज के ऊपर अलग है। तो एआई के जो अलग अलग डायमेंशंस है जो स्पेसिफिकली हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे में आप लोगों को हेल्प करे, तो वे आप लोग एक पॉलिटिकल और इलेक्शन में एआई का क्या इंपैक्ट हो सकता है उस पर्सपेक्टिव से आप लोग जब इसको पिक कर सकते हो। इसके बाद हिंदू में जो है वो आप लोगों को व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट इलेक्टोरल बॉन्ड, मल्टीपल जगहों के ऊपर आपको आर्टिकल देखने को मिले, एक बार आप इसको फिर से पढ़ सकते हो। शायद बड़ी ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को यहाँ से देखने को ना मिले। इसके बाद हिंदू के अंदर असेसमेंट रिपोर्ट आई है आईपीसीसी। व्हाट आर आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट्स, क्लियर। तो इनमें रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है और इस बार जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसने क्या क्या कहा है। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वाली न्यूज़ जो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये जो है ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके साथ साथ हिंदू में एक टाइज अक्रॉस द सी जो बेसिकली हमारे देश के प्रधानमंत्री की यूएई में यात्रा थी उसके ऊपर एक आर्टिकल है जहाँ पे कुछ जानकारी जो आप लोग यहाँ से फेच कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग पहले भी इनको देख चुके हैं। जैसे स्पेसिफिकली जो है वो इंडिया और यूएई जो है वो जैसे इंडिया यूएई इज नाउ द इंडियाज 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई। तो इस तरह की जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। जितने भी इंडिया में रेमिटेंसेज आ रही है, द इंडियन डायस्पोरा एंड यूएई कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 18% ऑफ इंडियाज ग्लोबल रेमिटेंसेज, क्लियर। तो जो डाटा है ये अगेन 3-4 लाइनें जो यहाँ से महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी पिछले लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा कि इंडिया और यूएई के रिलेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश हुए थे। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।